वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और आज हम पढ़ेंगे केवीएल और केसीएल। क्योंकि केवीएल और केसीएल का जो चैप्टर होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। जैसे ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि ओम्स लॉ आपको नहीं पता, आईटीआई वाले या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को ओम्स लॉ नहीं पता तो मतलब कोई मतलब नहीं है उसका पॉलिटेक्निक या आईटीआई। वैसे ही यहाँ पर किरचॉफ का करंट नियम और किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ये दोनों नियम ऐसे हैं जो हमें मुंह ज़बानी याद होने चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले स्टूडेंट जिनको किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किरचॉफ का करंट नियम मुंह ज़बानी याद नहीं रहता। तो ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से मैंने दोनों रूल्स को लिखा है, किरचॉफ का करंट लॉ और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। चलिए इस पर हम एक बार फोकस करते हैं। तो यदि हम केसीएल की बात करें तो केसीएल को इसका फुल फॉर्म होता है किरचॉफ करंट लॉ, और इसी लॉ को इसी लॉ को हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। इस लॉ को हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसे इसे बिंदु नियम भी कहा जाता है और इसे संधि नियम भी कहा जाता है। देखिए केसीएल के 3 से 4 नाम हो चुके हैं। यदि एग्ज़ाम में आपको पूछे कि बिंदु नियम क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखिए या इसको परिभाषित कीजिए, तो आपको बिंदु नियम का मतलब क्या हो गया, किरचॉफ का करंट नियम, ये आपको पता होना चाहिए। यदि बिंदु नियम बोले या जंक्शन लॉ की बात किया जाए तो भी किरचॉफ का करंट नियम ही है, अलग से कोई दूसरा नियम नहीं है। चलिए इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में बहुत इजी तरीके से इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। किसी जंक्शन, जिसे संधि कहा जाता है, तो किसी जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराओं का मतलब टोटल करंट का बीजगणितीय योग, जिसे आप एल्जेब्रिक सम इंग्लिश में कहते हैं, यही बीजगणितीय योग को एल्जेब्रिक सम कहा जाता है। तो बीजगणितीय योग अर्थात एल्जेब्रिक सम 0 होता है। ठीक है, मतलब किसी जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यदि इसको इस डायग्राम से समझे तो किसी जंक्शन की ओर, ये जंक्शन बिंदु है, इसे ही संधि कहा जाता है। ये जंक्शन है, मेन पॉइंट है, जिसे आप चौराहा बोल सकते हैं। जैसे ऐसी कोई जगह जहाँ पर 4 रास्ते निकले हो, एक चौराहा हो जहाँ से 4 रास्ते आकर एक ही जगह पर मिलते हो, वैसा ही यहाँ पर भी चारों दिशाओं में आने वाली जो करंट है किसी एक जंक्शन पर आके मिले, तो ये हो जाएगा केसीएल। तो नियम यही है, किसी जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराओं का, किसी जंक्शन की ओर I1, I2, I3, I4, I5, तो किसी जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। और इसका जो बीजगणितीय योग होगा ये क्या होगा बेटा, 0 होगा, 0 होगा। यही बताया गया इस डेफिनेशन में। तो इसकी डेफिनेशन, इसका जो लॉ है ये है किरचॉफ का करंट लॉ। तो किरचॉफ कौन है, ये साइंटिस्ट है। किरचॉफ कौन है बेटा, साइंटिस्ट है। तो किरचॉफ एक साइंटिस्ट है और इन्होंने ये नियम दिया कि यदि किसी जंक्शन में आने वाली समस्त धारा या जाने वाली समस्त धाराओं का जो है बीजगणितीय योग वो हमेशा 0 मिलेगा, जिस पॉइंट पर आकर मिलेगी वहाँ पर। ये नियम दिया किसने, किरचॉफ ने। ये एक साइंटिस्ट है। अब उन्होंने ये भी बताया कि यह एक लीनियर और नॉन लीनियर दोनों सर्किट में यूज़ होता है। तो ये क्या बेटा, केसीएल लीनियर सर्किट और नॉन लीनियर सर्किट, इसे हिंदी में कहा जाता है रेखीय परिपथ और अरेखीय परिपथ। तो रेखीय परिपथ और अरेखीय परिपथ क्या होता है, इसे भी समझ लो। लीनियर सर्किट का मतलब होता है, मतलब रेखीय परिपथ का, जैसे कि ये वोल्टेज का ग्राफ और करंट का ग्राफ हो गया, ये दोनों हो गए बेटा। यदि ये एक्सपोनेंशियली सीधे लाइन में बढ़े, जैसे कि ये सीधी लाइन में बिल्कुल इधर भी बराबर और उधर भी बराबर, दोनों की वैल्यू बराबर, तो ये हो जाएगा लीनियर सर्किट। इसको बोलते हैं लीनियर सर्किट। इसमें करंट का मान जिस अनुपात में बढ़ेगा वही अनुपात में वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। तो ये सर्किट, ऐसी सर्किट जो होती है वो लीनियर सर्किट कहलाती है। और ओम्स लॉ में यदि बात करें तो ओम्स लॉ जो है वो एक लीनियर सर्किट पर काम करता है, मतलब रेखीय परिपथ पर काम करता है। ओम का नियम, ओम के नियम में जैसे वोल्टेज जिस अनुपात में बढ़ेगा करंट भी उसी अनुपात में बढ़ता है। तो ऐसे सर्किट को हम लीनियर सर्किट कहते हैं। ठीक है।
और नॉन लीनियर में क्या होता है बेटा कि नॉन लीनियर में यदि वोल्टेज और करंट का अनुपात यहाँ पर देखें, ग्राफ देखें, तो उसमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस मिलेगा आपको। जैसे कि यदि जिस अनुपात में करंट बढ़ रहा था उस अनुपात में यहाँ पर वोल्टेज बढ़ते हुए नहीं दिखेगा। मतलब ये दोनों के बीच का जो ग्राफ है उसमें डिफरेंस मिलेगा। मतलब वोल्टेज का मान कहीं पर 20 वोल्ट मिलेगा तो करंट का मान कहीं पर 5 एम्पियर मिलेगा। तो ये नॉन लीनियर सर्किट होता है। और लीनियर सर्किट में यदि वोल्टेज का मान 20 वोल्ट है तो करंट का मान भी 20 एम्पियर मिलेगा। ये लीनियर सर्किट का उदाहरण है। तो लीनियर और नॉन लीनियर मतलब लीनियर मतलब रेखी, नॉन लीनियर मतलब अरेखी। तो ये दोनों जो परिपथ होते हैं बेटा, दोनों सर्किट में किरचॉफ का करंट नियम काम करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को? ठीक। तीसरा जो पॉइंट है यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत का मतलब होता है कि आवेश मतलब क्या होता है बेटा? चार्ज। और चार्ज को मतलब यहाँ पर आवेश जो है वो उसका संरक्षण किया जाएगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, मतलब वो ख़त्म भी नहीं होगी। आवेश का काम यही है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वैसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी यही है कि इसमें जो आवेश है, इस सर्किट की जो टोटल चार्ज है उस चार्ज को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे एक वे से दूसरे वे में ट्रांसफ़र या शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। मतलब केसीएल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछा भी जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि यहाँ एसी और डीसी दोनों सर्किट में यूज होता है। मतलब जब आप सर्किट सॉल्व करेंगे तो सर्किट में यदि कोई एसी सर्किट है तो भी उसमें केसीएल लगा सकते हैं आप, और यदि कोई डीसी सर्किट है तो भी उसमें आप केसीएल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि ये जो नियम है, इसी नियम के तहत आप बड़े बड़े सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। इसी नियम के तहत ये जो सॉल्व किया हुआ है, मतलब ये जो नियम दिया है, यही नियम अब सर्किट में अप्लाई होते हैं। मतलब ये जो सर्किट दिख रहा है आपको, ये सर्किट डायग्राम दिख रहा है, ये सर्किट डायग्राम में यदि करंट निकालना या वोल्टेज निकालना है तो करंट निकालने के लिए केसीएल का यूज़ करेंगे, वोल्टेज निकालने के लिए केवीएल का यूज़ करेंगे। तो यही रूल्स लगाना पड़ेगा हमें, यही नियम लगाएंगे, इसी नियम के तहत सर्किट की टोटल करंट निकलेगी। इसीलिए ये नियम दिया गया है किरचॉफ का करंट नियम। क्लियर है? तो यह एसी और डीसी दोनों सर्किट में यूज़ होता है। उसके बाद देखेंगे कि जंक्शन की ओर आने वाली जो करंट होती है वो हमेशा कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव करंट होती है। मतलब जितनी भी करंट जंक्शन की ओर, इस पॉइंट की ओर आएगी, जैसे I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट, इसमें I1 करंट क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। I2 करंट बेटा पॉजिटिव होगी और I3 करंट पॉजिटिव होगी। तो ये जंक्शन की ओर आने वाली करंट है, इसलिए ये करंट का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। वैसे ही जंक्शन की ओर बाहर जाने वाली जो करंट है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो जंक्शन की ओर बाहर कौन सी करंट जा रही है? जैसे कि I5 करंट हो गई, I4 करंट, ये जंक्शन की ओर यहाँ से बाहर निकल कर जा रही है। तो ये करंट क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव करंट कहलाएगी। मतलब जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो सामने क्या लिखेंगे हम? माइनस लिखेंगे। सामने क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। तो अब देखो ये जो है, ये पूरा फंक्शन यदि हम समझें तो किसी जंक्शन की ओर आने वाली और जंक्शन की ओर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बेटा? शून्य होता है, जीरो होता है। अब इसी को हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू क्या हो गया? ज़ीरो। तो यही डेफिनेशन में हमने लिखा है ना, एल्जेब्रिक सम क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो ये ज़ीरो हो गया। अब इसमें यदि हम ये माइनस वाले साइन को मतलब दो पक्षों में अलग अलग कर दें, कि माइनस को अलग कर दें और प्लस को अलग कर दें, तो हमने प्लस साइन वाले जितनी भी करंट थी I1, I2 और I3 करंट, इसको हमने क्या किए? एक शिफ्ट में कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड में कर दिए, और राइट हैंड साइड में किसको कर दिए हमने? I4 और I5 को कर दिए। तो ये दोनों जो करंट है, देखो अब यहाँ पर ये डेफिनेशन क्या बन जाएगा इसका, कि इसी जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धाराओं का, ठीक है, और जंक्शन की ओर से जाने वाली समस्त धारा, ये दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको?
आपस में क्या होती है बेटा, बराबर होती है। तो ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर ये इस करंट को यदि हम टोटल किसी एक वैल्यू में रखें तो यहाँ पर हो जाएगी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5। तो ये टोटल जो करंट होगा ये टोटल I करंट के बराबर हो जाती है। अब यहाँ पर इसको हम जो ये करंट है इस करंट को समेसन में जब लिखते हैं, जैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो समेसन जब लिखेंगे बेटा तो समेसन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और यही प्रूफ हो गया। किसी जंक्शन की ओर आने वाली समस्त धारा, जाने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणित योग होता है, जिसे इंग्लिश में एल्जेब्रिक सम कहा जाता है, उसका योग क्या होता है बेटा, 0 होता है। और यहाँ पर 0 वही है, 0 होता है। तो ये जो लॉ है, किसी भी सर्किट की करंट जब आपको निकालना है तो KCL लॉ लगा के आप करंट सर्किट की निकाल सकते हैं। क्लियर है। और एक और ऑप्शन है हमारे पास, यदि आपको ओम्स लॉ पता है तो ओम्स लॉ में भी आपने देखा होगा, ठीक है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। और जब यदि हमको सर्किट की करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान आर। इससे भी करंट निकाल सकते हैं आप। तो हमारे पास दो माध्यम हो गया सर्किट के करंट निकालने का। अब चलिए KVL की बात करते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ये नियम हमें मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। सभी स्टूडेंट ध्यान दे रहे हैं, ये नियम बेटा हमें मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। इसे हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लॉ यानी क्या होता है बेटा, नियम। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम, इसे ये भी कह सकते हैं किरचॉफ का वोल्टेज नियम। इसे ऐसा भी आप हिंदी में याद रख सकते हैं। एक खासियत है, लेकिन ये जो KVL है इसका एक और नाम है, इसे मेश लॉ भी कह सकते हैं और कहते भी हैं मेश लॉ। ठीक है, मेश लॉ या इसे लूप लॉ भी कहते हैं, क्योंकि लूप जो होता है, मेश जो होता है, ये क्लोज सर्किट में होता है। ये जो KVL है ये हमेशा क्लोज सर्किट पर काम करता है। इसकी खासियत यही है कि सर्किट कैसा होना चाहिए बेटा, बंद परिपथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बंद परिपथ होना चाहिए। और KCL में बेटा ये ओपन सर्किट, मतलब कि खुला परिपथ होना चाहिए। इसमें सर्किट क्या हो जाएगा, खुला परिपथ। मतलब खुला परिपथ होगा, ओपन सर्किट होगा, तो भी आप सर्किट की करंट निकाल सकते हैं। लेकिन KVL में जब तक परिपथ बंद नहीं होगा, सर्किट पूरा क्लोज नहीं होगा। जैसे ये सर्किट, यहाँ से ये वोल्टेज आपने अप्लाई किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ से करंट सर्कुलेट होने के बाद सीधे प्लस से माइनस की ओर आ रहा है। मतलब ये परिपथ क्या हुआ बेटा, बंद परिपथ हुआ। तो ऐसा क्लोज सर्किट चाहिए, तभी KVL आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो KVL आप अप्लाई नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को। KCL यदि खुला परिपथ हो, जैसे ये खुला परिपथ है, करंट निकाल सकते हैं। लेकिन KVL में यदि खुला परिपथ हो तो नहीं निकाल सकते वोल्टेज सर्किट की। इसे हम मेश लॉ भी कहते हैं और लूप लॉ भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन को समझते हैं। और डेफिनेशन ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में, जिसे क्लोज्ड सर्किट कहा जाता है, देखो स्पष्ट शब्दों में पहले ही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, किसी बंद परिपथ में किसी भी लूप पर मिलने वाली समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एल्जेब्रिक सम, 0 होता है। कैसा होता है बेटा, 0 होता है। तो दोनों में बड़ी सिमिलरिटीज है, KCL में और KVL में। इसमें समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग 0 होता है और इसमें समस्त करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है। ताकि ये ऐसा एकदम इजी डेफिनेशन इसलिए लिखा गया है ताकि आपको याद रहे, लाइफ लॉन्ग टाइम आपको याद रहे। उसके बाद यदि देखें तो देखो यहाँ पर किसी बंद परिपथ में, ये बंद परिपथ है, क्लोज सर्किट है, उसमें किसी भी लूप पर मिलने वाली समस्त वोल्टेज का, मतलब इस सर्किट में यहाँ पर भी कोई वोल्टेज प्राप्त होगा, R1 में कोई ना कोई वोल्टेज प्राप्त होगा, R2 में कोई ना कोई वोल्टेज प्राप्त होगा, R3 में कोई ना कोई वोल्टेज प्राप्त होगा। तो ये समस्त वोल्टेज का जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 होगा। मतलब R1 में V1 ड्रॉप हो रहा है, R2 में V2 ड्रॉप हो रहा है, R3 में V3 ड्रॉप होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो इनमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, IR ड्रॉप होगा, ये IR ड्रॉप, उसका वोल्टेज जो है बीजगणितीय योग 0 होगा। कहने का मतलब इसको ऐसा भी बोल सकते हैं
किसी सर्किट की, क्लोज्ड सर्किट की ईएमएफ मतलब वोल्टेज और उस सर्किट का आईआर ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ऐसा भी इसका डेफिनेशन बनता है। 2-3 तरीके से इसका डेफिनेशन बनता है। उसके बाद देखेंगे तो यह डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स पर लागू नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर क्या होता है? मतलब जो अलग अलग विभेदीकारी होता है, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एक पैरामीटर हो गया, फिर दूसरा पैरामीटर हो गया, तीसरा पैरामीटर हो गया, तो एक एक जो ब्रांच है उसमें अलग अलग ब्रांच में भी ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर लागू नहीं होता। ये एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है कि यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि ऊर्जा को नहीं उत्पन्न कर सकते, नहीं नष्ट किया जा सकता है। तो ये सिद्धांत वही है कि यहाँ से बैटरी सोर्स से जो सप्लाई मिलेगा, ये सप्लाई आपको आउटपुट के रूप में भी प्राप्त होगा। मतलब कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जब ये वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बेटा 3 रजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो रजिस्टेंस का काम क्या होता है? वोल्टेज को ड्रॉप करने का। तो ये जब वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, आईआर ड्रॉप होगा इसमें, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें इसकी जो आउटपुट के रूप में इसकी जो एनर्जी है वो हमें हीट के रूप में प्राप्त होगी। किस रूप में होगी? हीट समझते हैं? उष्मा के रूप में प्राप्त होगी। ये रेजिस्टेंस गर्म हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज है, यहाँ से जो वोल्टेज, इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। मतलब कि इसमें ऊर्जा का क्षय हो गया हीट के कारण, मतलब कि यहाँ पर उष्मा प्राप्त होगी, रेजिस्टेंस गर्म हो जाएंगे, वो सर्किट को गर्म कर देगा। तो यहाँ पर ऊर्जा को हमने क्या किया बेटा, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिए। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर किरचॉफ का वोल्टेज नियम या मेश लॉ या लूप लॉ काम करता है। अब देखिए, ये जो लूप है, लूप हमेशा क्लोज्ड सर्किट होता है। यदि इसे हम कहें कि ये क्या है, तो ये एक प्रकार का लूप है, क्योंकि यहाँ से करंट स्टार्ट हुई और तीनों रेजिस्टेंस से फ्लो होने के बाद नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँच गई, प्लस से माइनस की ओर। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं बेटा, इसे हम लूप कह सकते हैं। मतलब कि जो भी क्लोज्ड सर्किट होगा, ये क्लोज्ड सर्किट है तो इसे हम लूप कह सकते हैं। क्लियर है? लूप क्या होगा, समझ में आ गया आपको? जो भी क्लोज्ड सर्किट होगा, बंद परिपथ होगा, वो लूप होगा। उसके बाद मेश एक ऐसा क्लोज्ड सर्किट है जिसमें इसके अंदर कोई दूसरा सर्किट नहीं होता। तो मेश और लूप ये दोनों एक ही जैसे होंगे, लेकिन मेश के अंदर कोई और एक सर्किट नहीं हो सकता। मतलब कि यहाँ से एक और लाइन में खींच दूँ, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दूँ, तो वो मेश नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? मेश का अपना एक नियम है। मेश क्या होगा बेटा, मेश एक ऐसा क्लोज सर्किट है जिसमें उसके अंदर कोई दूसरा सर्किट नहीं होगा, तो ये मेश कहलाएगा। उसके अंदर कोई दूसरा सर्किट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है कि सभी मेश लूप हो सकते हैं, सभी मेश लूप हो सकते हैं, परंतु सभी लूप मेश नहीं हो सकते, क्योंकि इसका नियम अलग है, उसका नियम अलग है। तो ये भी याद रखना है, सभी मेश लूप हो सकते हैं, सभी मेश लूप हो सकते हैं, परंतु सभी लूप मेश नहीं हो सकते। दिस इज़ अ की पॉइंट, ये एक की पॉइंट है। सर्किट को सॉल्व करते समय यही चीज़ को ध्यान दिया जाता है, और अक्सर आंसर गलत इसी वजह से आते हैं कि सभी मेश लूप हो सकते हैं परंतु सभी लूप मेश नहीं हो सकते। ये एक की पॉइंट है। अब यदि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखो, यहाँ पर एक हमने बैटरी सोर्स लगाए और यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस लगाया R1, दूसरा R2, तीसरा R3, ये तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। अब जब तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं तो R1 V1 वोल्टेज ड्रॉप करेगा, R2 V2 वोल्टेज ड्रॉप करेगा, R3 V3 वोल्टेज ड्रॉप करेगा। मतलब इसको ऐसा भी बना सकते हैं हम, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर हमने एक बैटरी सोर्स लगा दिए।
प्लस माइनस, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो यहाँ पर बेटा ये एक पॉइंट हो गया, ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। तो R1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? V1 होगा। R2 में कितना होगा? V2 होगा। R3 में V3 होगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं और इस सर्किट में टोटल करंट निकाल सकते हैं। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? V = V1 + V2 + V3। ये टोटल करंट हो गई। जैसे इसमें टोटल करंट टोटल करंट ये हो गई, ये टोटल वोल्टेज हो जाएगा। तो ये सर्किट की टोटल वोल्टेज में क्या हो जाएगा बेटा? V = V1 + V2 + V3, ये टोटल वोल्टेज हो गई। जैसे करंट में टोटल करंट निकाले थे, वैसे यहाँ टोटल ये वोल्टेज हो गई। तो इस तरीके से सर्किट के टोटल वोल्टेज ड्रॉप को हम निकाल सकते हैं। तो इसे EMF या इसे E भी लिख सकते हैं या इसे V भी लिख सकते हैं। ये जो EMF है इसकी जगह V भी लिख सकते हैं हम। V + IR ड्रॉप = 0 या फिर EMF = समेशन IR। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये ड्रॉप है, ये ठीक है, IR ड्रॉप है। इसे क्या कहते हैं हम? IR ड्रॉप कहते हैं। तो ये IR ड्रॉप जो होता है वो बैटरी के EMF के बराबर होता है। IR ड्रॉप KVL की बात करें तो IR ड्रॉप बैटरी के EMF के बराबर होता है। ये इसका नियम है। इस नियम को आपको याद रखना होगा। KVL और KCL एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ITI एंड पॉलिटेक्निक एंड BTech स्टूडेंट्स। आपको ये नियम याद होना चाहिए और वो भी मुँह ज़बानी हमेशा के लिए याद होना चाहिए। आप कैसे याद करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।